अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो इंटरव्यू सेशन के नेक्स्ट लेक्चर के लिए डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज सर्किट ब्रेकर के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे, जिसमें सर्किट ब्रेकर की टाइप्स, सर्किट ब्रेकर में जो आर्क पैदा होती है वो कैसे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आर्क का फिनोमिना क्या होता है, उसके बाद जो है वो आर्क को बुझाया कैसे जाता है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, कौन सी बेस्ट टाइप है और कौन से यूज़ हो रहा है करंटली सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन है। अगर आप, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है बहुत दफ़ा कि व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर इज़ अ मेक आर ब्रेक अ सर्किट आइदर मैनुअली आर बाय रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्योंकि आपका जो सर्किट ब्रेकर है, ज़रूरी नहीं कि ये फॉल्ट में ही ऑपरेट होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में भी आपने चाहे सर्किट लगाना हो, मेक करना हो या ब्रेक करना हो, आइदर मैनुअली आर रिमोट, क्योंकि जो है वो मैनुअली तो आप पुश बटन से करते हैं, रिमोट में जो है वो आप क्या करते हैं कि उसके लिए एक शंट यूज़ होती है, ठीक है, उसको शंट बोलते हैं। और वो आपका जो ऑपरेशन है सर्किट ब्रेकर का, वो आपका ऑटो रिमोट कर देती है। मतलब उससे क्या होता है, रिमोट का ज़रा थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि रिमोट का क्या होता है कि उस शंट को हम सिग्नल देते हैं। वो शंट बेसिकली क्या करती है कि एक ख़ास ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म होता है सर्किट ब्रेकर में, वो उसमें जो स्प्रिंग होता है वो चार्ज होता है, उस शंट, वो जो जब हम शंट को सिग्नल देते हैं वो स्प्रिंग को मेक और ब्रेक करवाती है, ठीक है। जो स्प्रिंग चार्ज होता है वो, उसमें एक चार्जिंग मोटर लगी होती है, उस चार्जिंग मोटर के मैकेनिज़्म से जो है वो स्प्रिंग चार्ज या डिस्चार्ज होता है। अब जो स्प्रिंग का हमने ऑटोमेटिक ऑपरेशन करवाना होता है वो जो है वो शंट के थ्रू करते हैं, और शंट एक जो है वो जस्ट एक रिले टाइप होती है। तो उससे जो है वो हमारा जो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन है वो रिमोट पे शिफ्ट हो जाता है। शंट को हम किसी भी जगह बैठ के जो है वो हम सिग्नल दे देंगे। जैसे ही शंट को सिग्नल देगा वो जो सर्किट ब्रेकर अगर जो है वो ऑन कंडीशन में है तो वो उसको ऑफ़ करवा देगी, और अगर ऑफ़ कंडीशन में है तो वो उसको ऑन करवा देगी, ठीक है। ऑन को ऑफ़ करवा देगी और ऑफ़ को ऑन करवा देगी। ये रिमोट वाला जो ऑपरेशन होता है ये शंट के थ्रू होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपने डेफिनेशन में पूरा बताना है कि अगर कोई पूछेगा आपके व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर इज़ अ इक्विपमेंट मेक और ब्रेक सर्किट आइदर मैनुअली और रिमोटली अंडर नॉर्मल कंडीशन, ब्रेक सर्किट ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन, मेक सर्किट आइदर मैनुअली और रिमोट अंडर फॉल्ट कंडीशन। क्योंकि सर्किट ब्रेकर को बेसिकली नहीं पता कि फ़ाल्ट है या नहीं है, ये चीज़ उसको आपकी रिले बताती है। अगर इन केस आपकी रिले भी फॉल्टी है तो आप अगर मैनुअली सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट कंडीशन में भी लगाएंगे तो ब्रेकर लग जाएगा, ठीक है। हाँ, उससे नुकसान क्या होगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रेकर के, क्योंकि आपको पता है कि फॉल्ट कंडीशन में जो है वो 30 to 40 किलो एम्पेयर जो है वो करंट आपका फ़्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के वो डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए जो फॉल्टी कंडीशन में आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो नहीं लगाते। अच्छा, तो ये होगी सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि जो एक और क्वेश्चन होता है कि जो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं इसको फ्यूज़ वाले चैप्टर में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे कर दूँ कि ये अक्सर होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर। एक तो आपको सबसे पहले पता होता है, एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो फ्यूज़ होता है वो जब बर्न होता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को सिंपली आप जो है वो रीसेट करके दोबारा आप जो है वो लगा देते हैं, सर्किट ब्रेकर लग जाता है। लेकिन फ्यूज़ को आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है नया फ्यूज़, तो उस वजह से जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है। दूसरा ये होता है कि अक्सर आपने जो है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो पढ़ा होगा कि फ्यूज़ इज़ अ प्रोटेक्शन एंड फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। वो डिटेक्ट भी करता है फॉल्ट, लेकिन जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है इट इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। सर्किट ब्रेकर आपका डिटेक्शन का काम नहीं करता, लेकिन फ्यूज़ आपका प्रोटेक्शन का काम भी करता है और डिटेक्शन का काम भी करता है। दूसरा ये होता है
कि सर्किट ब्रेकर आपका जो है वो ओवरलोड कंडीशन में भी काम करता है, फॉल्टी कंडीशन में भी काम करता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो फ्यूज़ होता है वो ओनली आपका शॉर्ट सर्किट में ही काम करता है, ओवरलोड में काम नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि सर्किट ब्रेकर की हम जो रेटिंग है उसकी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ की रेटिंग जो होती है वो फिक्स होती है। तो वो अच्छा, दूसरा ये होता है, अक्सर वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि अगर हमने एक किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट के लिए जो है वो प्रोटेक्शन करनी है, जस्ट शॉर्ट सर्किट के लिए, और हम क्या चीज़ प्रेफर करेंगे, तो आप जो है वो शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए आप जो है वो फ्यूज़ प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ये एक तो कॉस्ट इसकी कम होगी, और ये जो है वो शॉर्ट सर्किट में आपका ये बहुत जल्दी ऑपरेट करता है। लेकिन जो है वो अगर आप वहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए अगर सिर्फ शॉर्ट सर्किट का काम करना है आपने, तो वहाँ पे आप जो है वो फ्यूज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन के हवाले से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्क का है। सबसे पहले वो आर्क की डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज़ आर्क। तो आर्क की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि आर्क is a discharge of electric current across a gap in a circuit is called arc। ये आर्क की आपने डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है, ये अक्सर वो पूछ लेते हैं, डिफाइन आर्क या व्हाट इज़ आर्क। अच्छा, दूसरा उसके बाद ये है कि जो आर्क जब पैदा हो जाए, अब अच्छा मैं ये आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में जो है वो आर्क का फिनोमेना समझा दूं, ताकि फिर आप जब हम आर्क क्विंचिंग को डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएं। आर्क बेसिकली कैसे पैदा होती है कि आपके जब कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स के दरमियान न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ये करंट के फ़्लो को जो है वो हेल्प नहीं करते। जैसे ही आपका आर्क पैदा होती है, हीट होती है, ठीक है, और डिस्चार्ज होता है, तो उस वजह से आपके जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आपके जो है वो कंडक्टर बन जाते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आर्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम उन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस कर देंगे तो आपकी जो आर्क है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जी हमारे कॉन्टैक्ट के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी बिल्ड होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही होते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अगर हम आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस कर देंगे तो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो आर्क है वो दोबारा रीस्ट्रक नहीं होगी। एक दफ़ा तो पैदा होगी जब वो कॉन्टैक्ट्स आपके ओपन हो रहे होंगे, लेकिन जो है वो दोबारा फिर पैदा नहीं होती। वो उसमें एक जो मेन हम काम करते हैं वो यही करते हैं कि आपके जो SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, आपका जो ये हो गया दूसरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, तो उसमें हम यही फिनोमेना यूज़ करते हैं कि हम आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो दोबारा बिल्ड हो जाती है और आपकी जो आर्क है वो क्विंच हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें आर्क की भी एक रेजिस्टेंस होती है, जो आर्क आपके कॉन्टैक्ट्स के दरमियान होती है, उसकी रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये आपको फैक्टर के नेम पता होने चाहिए। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? बेसिकली कि कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके आयंस में कन्वर्ट हुए हैं, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहलाती है। जितनी ज़्यादा उसकी जो है वो आयंस में कन्वर्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी जो आर की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब है कि अगर आयंस बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी जो आर्क की रेजिस्टेंस है वो जो है वो कम हो जाएगी और आर्क आपकी बिल्ड होगी। लेंथ ऑफ आर्क, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद जो आपकी आर्क की रेजिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क पे भी डिपेंड करती है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का और एरिया का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। जितना कम एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आपकी जो आर्क की रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, आपके आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कितने हैं कॉन्टैक्ट्स के दरमियान,
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क पे डिपेंड करती है कि जितना कम क्रॉस सेक्शन होगा आर्क का उतनी ज़्यादा उस आर्क की जो है वो रेजिस्टेंस होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आर्क के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं। अब जो है इसी हवाले से मैं एक थोड़ी चीज़ कर दूं कि हमारे जो कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो एंड पे जो उनकी टिप है वो बहुत ज़्यादा छोटी कर दी जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ताकि जो एंड पे आर्क बचे उसका जो एरिया है वो मिनिमाइज हो जाए। तो कॉन्टैक्ट्स के तरफ की जो टिप होती है वो आम तौर पे नुकीली बना दी जाती है ताकि जो आर्क है उसका एरिया कम से कम रहे। अगर हम उसकी जो टिप है वो बहुत बड़ी बनाएंगे तो आर्क का एरिया इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आर्क की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो आर्क आपकी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अब उसके बाद मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन है कि आर्क को ख़त्म करने के दो मेथड यूज़ होते हैं। ये भी अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि जो है वो मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट आमतौर पे बताना शुरू कर देते हैं जी SF6 हो गया, एयर ब्लास्ट हो गया, ऑयल हो गया। तो वो मेथड नहीं है, वो इन मेथड की बात कर रहा होता है, हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, आर्क करंट ज़ीरो मेथड। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड आर्क रेजिस्टेंस इज मेड टू इंक्रीज विद टाइम सो दैट करंट इज़ रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू इनसफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क। हम इसमें क्या करते हैं कि आर्क की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करते हैं। जब आर्क की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो करंट डिक्रीज़ होगा, जब करंट डिक्रीज़ होगा तो आपकी जो आर्क है वो क्विंच हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो है वो consequently the current in interrupted of arc is extinguished. The principal disadvantage of this method is that enormous energy is dissipated in the arc. इसमें मतलब एक आर्क में हाई एनर्जी होती है, therefore it is implied only in DC circuit breaker and low capacity AC circuit। मतलब ये वाला जो मेथड है हाई रेजिस्टेंस वाला, हाई रेजिस्टेंस ऑफ आर्क वाला, ये जस्ट हमारे लो सर्किट ब्रेकर और डीसी में इस्तेमाल होता है। जो हमारे हाई सर्किट ब्रेकर है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता हाई रेजिस्टेंस मेथड। अब इसमें जो है वो इनक्रीज़ कैसे कैसे करती हैं, लेंथनिंग द आर्क, के अगर आर्क की हम लेंथ इंक्रीज़ कर दें तो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस आर्क की इंक्रीज़ होगी तो आर्क ख़त्म हो जाएगी। कूलिंग द आर्क, अगर हम आर्क को कूल कर दें तो आपके जो आयोनाइज मालिक्यूल है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब भी आपकी जो आर्क ख़त्म हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आर्क का कम कर देंगे तो आपकी जो आर्क की रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, आर्क ख़त्म हो जाएगी। स्प्लिटिंग द आर्क, आपने अक्सर देखा होगा अगर आप जो है वो एयर सर्किट ब्रेकर, जो नॉर्मल एयर सर्किट ब्रेकर हैं, अगर आप वो ओपन करें तो वहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगे होते हैं। आर्क स्प्लिटर का मकसद क्या होता है कि वो आर्क को तोड़ देते हैं। ठीक है, जब आर्क को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो आर्क की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है और आपकी जो आर्क है वो ख़त्म हो जाती है। जितने भी आपके लो कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर होते हैं वहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगे होते हैं। ये अक्सर पूछते हैं जी आर्क स्प्लिटर कहाँ पे लगे होते हैं, तो ये आपके जितने भी लो कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर होते हैं वहाँ पे जो है वो आर्क स्प्लिटर लगे होते हैं और ये जो है वो हाई रेजिस्टेंस मेथड है आर्क को ख़त्म करने का। अब जो है वो लो रेजिस्टेंस मेथड है आर्क करंट ज़ीरो मेथड, जो कि हमारे हाई कैपेसिटी के जो सर्किट ब्रेकर हैं जो मेथड हम यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड इज़ इम्प्लॉयड फॉर आर्क एक्सटेंशन इन एसी सर्किट ओनली, क्योंकि आपका जो करंट ज़ीरो है वो डीसी में नहीं होता, तो लिहाजा ये मेथड डीसी में नहीं यूज़ होता, सिर्फ एसी में यूज़ होता है। इन दिस मेथड आर्क रेजिस्टेंस इज केप्ट लो until current is zero, where the arc extinguish naturally and is prevented from restriking in spite of rising voltage across the contact। कि जब आपको पता है कि आपकी जो एसी है वो एक साइकिल में 2 दफ़ा ज़ीरो पे जाती है, तो जैसे ही आपकी एसी ज़ीरो पे जाती है तो आपकी आर्क भी कम होती है। तो जब आर्क कम होती है तो हम उस वक्त इसमें मैं फिनोमेना अगर मैं जर्नल बताऊं तो इसमें क्या करते हैं, जब आर्क आपकी ज़ीरो पे जाती है तो हम आयोनाइज मालिक्यूल को न्यूट्रल मालिक्यूल के साथ रिप्लेस करते हैं। जब न्यूट्रल मालिक्यूल के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी जो आर्क है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये हमने देख लिया, ऑल मॉडर्न हाई पावर एसी सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉय दिस मेथड फॉर आर्क एक्सटेंशन इन एसी सिस्टम। करंट ड्रॉप टू ज़ीरो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, आपको पता है कि एवरी हाफ साइकिल के साथ जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है। एट एवरी करंट ज़ीरो द आर्क एक्सटिंग्विश फॉर ब्रीफ मोमेंट। नाउ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट
contains ions and electrons so that its small dielectric strength and can be easily broken down by rising the contact voltage known as restriking voltage. If such breakdown does occur, the arc will persist for another half cycle. If immediately after current zero the dielectric strength of the medium between the contact is built up more rapidly than voltage across the contact, the arc will fail to strike and current will be इंटरप्टेड। मतलब उसमें ये कहता है कि अगर आपने जो है वो जब आपकी आर्क करंट ज़ीरो पे गया तो आपकी आर्क भी कम होगी। अगर आपने वो आर्क कम मतलब एक ज़्यादा होने से पहले अगर आपने उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब जितने भी आयोनाइज्ड मालिक्यूल थे उनको आपने न्यूट्रल मालिक्यूल के साथ रिप्लेस कर दिया तो आपकी जो आर्क है वो दोबारा रीस्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है वो पूरे आयोनाइज्ड मालिक्यूल को जो है वो क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी जो आर्क है वो दोबारा रीस्ट्रक हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात कर रहा है द रैपिड इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम नियर करंट जीरो कैन बी अचीव्ड बाय। इसमें दो मेथड आमतौर पे यूज़ करते हैं। एक काजिंग आयोनाइज्ड पार्टिकल इन स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट टू रिकम्बाइन इनटू न्यूट्रल मालिक्यूल के जो आयोन दो तरीके होते हैं। हमने बेसिकली मकसद आर्क को ख़त्म करना है तो हमने आयोनाइज्ड मालिक्यूल को उड़ाना है। उसमें दो मेथड है। एक उसने बोला है कि हम आयोनाइज्ड मालिक्यूल को रिकम्बाइन कर दें और उनको दोबारा न्यूट्रल मालिक्यूल में कन्वर्ट कर दें तो फिर भी आपकी आर्क ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मेथड है स्वीपिंग द आयोनाइज्ड पार्टिकल अवे एंड रिप्लेसिंग देम अन आयोनाइज्ड पार्टिकल, कि हम जो है वो आयोनाइज्ड पार्टिकल को वहाँ से ले जाएं, वो आयोनाइज्ड स्टेट में रहें लेकिन वहाँ से कॉन्टैक्ट्स के दरमियान से चले जाएं, वहाँ पे न्यूट्रल मालिक्यूल आ जाएं तो फिर भी उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाती है। अब ये दोनों मेथड जो ऊपर वाला है आयोनाइज्ड पार्टिकल को हम रिप्लेस करते हैं न्यूट्रल मालिक्यूल में रिकम्बाइन करते हैं, तो ये वाला मेथड आपका यूज़ होता है SF6 सर्किट ब्रेकर में, कि वहाँ पे हम जो है वो SF4 और SF2 होती है जो है वो कन्वर्ट होती है और आपके जितने भी आयोनाइज्ड मालिक्यूल होते हैं ये उनको रिकम्बाइन करके न्यूट्रल मालिक्यूल में कन्वर्ट करती है। लेकिन जो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वहाँ पे जो आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं उनको हम जो एयर का ब्लास्ट करते हैं, एयर का इतना प्रेशर देते हैं कि वो जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है वो दूर निकल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स के दरमियान और वहाँ पे जो वो फ्रेश एयर आती है जो कि न्यूट्रल मालिक्यूल होते हैं और आपकी जो आर्क है वो दोबारा रीस्ट्रक नहीं करती। अब उसके बाद डीआयोनाइजेशन ऑफ मीडियम कैन बी अचीव्ड बाय, इसमें भी ये मेथड इस्तेमाल होते हैं। लेंथनिंग ऑफ गैप, अगर हम गैप ज़्यादा कर देंगे तो फिर भी आपके आयोनाइज्ड मालिक्यूल कम हो जाएंगे, आर्क की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हाई प्रेशर से भी हमें फ़ायदा होता है, कूलिंग से भी आयोनाइज्ड पार्टिकल कम होते हैं और आपका जो ब्लास्ट इफेक्ट है जिसमें हम जो है वो स्वेप्ट करते हैं आयोनाइज्ड पार्टिकल को, जो कि आपके एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो हम जो आयोनाइज्ड मालिक्यूल है उनको हम वहाँ से निकाल के न्यूट्रल मालिक्यूल दे देते हैं और आपकी जो कॉन्टैक्ट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो आपका आर्क है वो दोबारा रीस्ट्रक नहीं होती। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं चैप्टर के वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने जो वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमने जो है वो एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।